हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने जो सीडीपी यानी बाल विकास के प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, आज उसकी क्लास 5 है, जो सी टेट की ऑनलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षक को दिशा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण जो होता है बाल केंद्रित होता है, ना कि पाठ्य केंद्रित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं हो सकता, ये रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देखें आप, प्रगतिशील कक्षा में योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता, मतलब नंबर गेट पर बल दिया जाता, नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। आप ऑप्शन नंबर डी को देखें आप, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षक को दिशा देता है। दंड देना तो एक वैसे भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी सही आंसर नहीं हो सकता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चे को किस प्रकार समझा जाता है। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चे को किस प्रकार समझा जाता है, मतलब एक्टिव किस तरह से बच्चा होगा वो देखना है इसको। ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय प्राणी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, छोटे वयस्कों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। मतलब यहां पे जो बच्चा होगा वो एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब है सक्रिय होगा। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, निष्क्रिय प्राणी के रूप में, मतलब बच्चा जो है निष्क्रिय प्राणी के रूप में रहेगा। निष्क्रिय का मतलब होता है शांत, तो ये तो गलत होगा। हमें देखना बच्चा एक्टिव होना चाहिए, तो इसमें एक्टिव तो है नहीं, मतलब सक्रिय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी देखें आप, छोटे वयस्कों के रूप में, तो ये भी गलत होगा, ये भी रॉन्ग होगा। आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, मतलब बच्चा एक दुष्ट जीव के रूप में देखना चाहिए ना, ये भी गलत होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। मतलब इसमें बच्चा जो है नई तरह तरह की चीजें खोजने की कोशिश करेगा, उसके मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा होंगी, चिंतन पैदा होगा, संज्ञानात्मक चिंतन पैदा होगा उसके मन में, जिससे बच्चा एक्टिव रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है। तो एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही निष्क्रिय होते हैं। तो कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक क्रियाशील है
परंतु छात्र निष्क्रिय है। दोस्तों, संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की भूमिका जो होती है वो एक्टिव होती, क्रियाशील होती है, मतलब कि सक्रिय होती है। जिस ऑप्शन में छात्र और अध्यापक दोनों ही एक्टिव हों, सक्रिय हों या क्रियाशील हों, तो वो ही इसका आंसर होगा। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही निष्क्रिय है। तो इसमें क्या है, छात्र और विद्यार्थी यानी कि शिक्षक व छात्र दोनों ही निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब होता है शांत। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। इसमें छात्र तो क्रियाशील है मगर इसमें अध्यापक जो है निष्क्रिय है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। इसमें अध्यापक तो क्रियाशील है मगर छात्र जो है निष्क्रिय है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसलिए सही इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में जो है अध्यापक और छात्र दोनों ही एक्टिव हैं, मतलब कि क्रियाशील हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो दोस्तों, सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय समाजीकरण, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक समाजीकरण, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय या गौण समाजीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीय समाजीकरण। तो दोस्तों, बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। जो स्कूल जो आता है तो वो आता है द्वितीय या गौण समाजीकरण में। अब परिवार जो आता है वो आता है प्राथमिक समाजीकरण में। अगर यहाँ पे बच्चे, इसमें लिखा होता बच्चे परिवार में सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता, वो प्राथमिक समाजीकरण कहलाता। इसमें दिया क्या है, बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, इसलिए ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि स्कूल जो आएगा वो द्वितीय यानी कि गौण समाजीकरण में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो है सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। उपयुक्त नहीं, गलत वाला ही मालूम कर रहा है वो। ऑप्शन नंबर ए है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक सहयोगिता, ऑप्शन नंबर सी बेधन दोहराव, ऑप्शन नंबर डी प्रयोगात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेधन व दोहराव, मतलब कि बच्चे जो है रटने के द्वारा सीखा जाए, सीखें, मतलब रटन विद्या जो है वो तो नेगेटिव है, मतलब दोहराव जो है नेगेटिव, इसलिए ये जो पॉइंट है ये सही नहीं होगा और सही नहीं वाला ही मालूम कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए आप। बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, बच्चे जो हैं बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों के प्रोत्साहन के द्वारा आंतरिक सक्रिय के द्वारा सीखेंगे, ये तो सही है, मतलब कि आंतरिक सक्रिय रहेंगे इसमें, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, सामूहिक प्रयोगिता, इसमें भी आंतरिक सक्रिय रहेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, प्रयोगात्मक, बच्चे जो है प्रयोगात्मक के द्वारा सक्रिय रहेंगे, आंतरिक सक्रिय रहेंगे, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, इसलिए यही आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। रीना कक्षा में दिए गए किसी भी समस्या को समझने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो रीना कक्षा में दिए गए किसी भी समस्या को समझने के लिए
अलग अलग तरीके के बारे में सोचती है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक क्षति का, ऑप्शन नंबर बी कम परिज्ञानता बोध गाम्यता, ऑप्शन नंबर सी अभिसारी का, ऑप्शन नंबर डी अपसारी का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपसारी का। तो दोस्तों किसी भी समस्या को समझने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में सोचना, तो ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है अपसारी का। और अभिसारी देखिए आप, अभिसारी क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, अभिसारी क्या होता है? अभिसारी होता है एक ही तरह के किसी समस्या को एक ही तरह से सोल्यूशन करना या निर्णय निष्कर्ष निकालना, तो वो क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है। तो ये कह रहा अलग अलग तरीके, तो इससे होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखें आप, ये हो नहीं सकता मानसिक क्षति। ऑप्शन नंबर बी देखिए कम परिज्ञानता बौद्ध गम्यता, ये भी नहीं। इसलिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार या स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों पार हो या स्कैफोल्डिंग एक ही शब्द है, ये एक ही होता है। तो इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार या स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत होगा और तीन ऑप्शन सही होंगे, और जो गलत है वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर बी रटना, ऑप्शन नंबर सी इशारे एवं संकेत, ऑप्शन नंबर डी सहपाठियों संग शिक्षण। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रटना। तो दोस्तों अध्यापक द्वारा पाठ या स्कैफोल्डिंग का रटना उदाहरण नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों अध्यापक द्वारा पाठ या स्कैफोल्डिंग का अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, यह ऑप्शन भी है, उदाहरण है। सी को देखें आप, इशारे एवं संकेत। तो इशारे एवं संकेत पाठ या स्कैफोल्डिंग का यह भी उदाहरण है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखें आप, सहपाठियों संग शिक्षण। तो इसके फोल्डिंग या पाठ सहपाठियों संग शिक्षण, ये भी इसका उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी डी ये इसके फोल्डिंग के उदाहरण हैं। एक ऑप्शन नंबर बी जो है इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है रटना, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका फोल्डिंग होता क्या है? जहां आप इटक रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप से देखें आप, जहां आप इटक रहे हैं वहां आपको किसी के द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा हेल्प दी जाती है, तो वहां इसके वो हेल्प इसके फोल्डिंग कहलाती है। और ये इसके फोल्डिंग में हेल्प जो दी जाती है वो शुरुआत में दी जाती है। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जब जब आपसे साइकिल नहीं चल रही थी, साइकिल के साथ बार बार गिर रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने पीछे से साइकिल को पकड़ लिया और वह साइकिल चलाना सिखाया, तो वो हेल्प जो है क्या कहलाएगी? इसके फोल्डिंग कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल देखें आप, जब आप पर बैट पकड़ना नहीं आता था, किसी अन्य व्यक्ति ने आपको बैट पकड़ना सिखाया, तो देखें आप बैट को पकड़ना सिखा रहा है, तो शुरुआत में तो पकड़ना सिखा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? वो हेल्प क्या कहलाएगी? वो उसके फोल्डिंग कहलाएगी। अब एक एग्जाम्पल से वो देखें आप, जब आपको पेन पकड़ना नहीं आता था, तब किसी अन्य व्यक्ति ने पेन पकड़ना सिखाया या पेन पकड़ने का स्टाइल चेंज कराया, तो वो पेन पकड़ना सिखाया या पेन पकड़ने का स्टाइल जो चेंज कराया, तो वो शुरुआत में तो कराया, तो ये भी क्या है? इसके फोल्डिंग का एक उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी डी ये तीनों ही इसके फोल्डिंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है रटना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है?
तो निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? इसमें नहीं वाला मालूम कर रहा है। तो 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 ऑप्शन गलत होगा। जो गलत होगा वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 परिवार, ऑप्शन नंबर बी अड़ोस पड़ोस, ऑप्शन नंबर सी समकक्षी। दोस्तों इसका पेंटिंग मिस्टेक ठीक कर लेना, ये समकक्षी है। ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो सरकार जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए आप, परिवार, परिवार जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप, अड़ोस पड़ोस, तो अड़ोस पड़ोस जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर सी को देखें आप, समकक्षी, तो समकक्षी जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, तो इसलिए ये तीनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। मैंने आपको एक पीछे एक सवाल आया हुआ था, उसके बारे में बताया था कि अगर परिवार आ जाए, परिवार क्या किस में आता है? परिवार आता है प्राथमिक कारक में। और स्कूल किस में आता है? स्कूल आता है द्वितीय गौण सामाजिकरण कारक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक क्षेत्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में लिखें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो संज्ञान में जो हम लोग सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, तो ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करते हैं। यो हमारे मस्तिष्क में ही नई तरह तरह की आइडिया निकल के आते हैं, यहीं से हम सोचते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। दोस्तों विकास के 4 क्षेत्र होते हैं, ये चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र। ये चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं। और संज्ञानात्मक क्षेत्र में ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना करना और रचना करना, सोल्यूशन करना और नए नए तरह के आइडिया, तो ये मस्तिष्क में ही आते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोगी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों को द्वितीय भाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को एक तरह की भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तो गलत होगा, रॉन्ग होगा, इसलिए ऑप्शन ये रॉन्ग है। अब सी को देखिए, शिक्षकों को द्वितीय भाषा उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हतोत्साहित क्या हो गया? एक तरह का क्या है, एक नेगेटिव शब्द है, मगर अगर बच्चों को एक क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए यह भी नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
तो ये भी गलत होगा। मतलब बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी गलत होगा। बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यालयों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकरण करना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकरण करना। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। देखो दोस्तों, रटना जो है एक नेगेटिव पॉइंट है, और वैसे भी आप क्वेश्चन को पढ़ो, मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, तो इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। तो केवल विषय वस्तु के लिए, इसमें भी केवल है और केवल विषय वस्तु कह रहा है, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी गलत होगा। आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना है, तो ये तो गलत है ये भी, तो इसमें वैसे भी केवल लगा हुआ है। अब वैसे भी आपको पता है कि विकास के 4 स्तर होते हैं। नंबर 1 संवेगात्मक क्षेत्र, नंबर 2 संज्ञानात्मक क्षेत्र, नंबर 3 है शारीरिक क्षेत्र, और चौथा है सामाजिक क्षेत्र। तो ये चारों विकास के जो क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें जो विकास होगा तो चारों में होगा, ना कि केवल एक में होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग होगा। इसलिए इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत जो होगा वो सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकरण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। भारतीय संसद के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया? तो भारतीय संसद के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी निःशुल्क व्यक्ति और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निःशुल्क व्यक्ति और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। ये नियम जो बना है ये बना है 2016 में। इसमें जो है समान अवसर दिए जाते हैं और अधिकार संरक्षण दिया जाता है। इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का प्रयोग करता है और बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का प्रयोग करता है
और बढ़ावा देता है। आप देखिए, शिक्षक एक तरह की भाषा का बढ़ावा नहीं देता, शिक्षक बहुभाषी भाषा को बढ़ावा देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है रॉन्ग होगा। और वैसे भी इसमें केवल लगा हुआ, इस वजह से भी रॉन्ग होगा ये। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कुछ शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। मतलब पूर्वाग्रह का मतलब है जातिवादी भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है और पुरानी काल्पनिक बातों पर विश्वास करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर सी को देखें आप, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। मतलब शिक्षक को विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। इसका अर्थ यह है कहने का, पिछड़ा वर्ग वाले या विकलांग वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार इस तरह से होता है कि आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, इस तरह का व्यवहार रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक हर बच्चे का ध्यान रखता है और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रगतिशील छात्र को परिभाषित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रगतिशील छात्रों का परिभाषित करता है? तो प्रगतिशील बच्चे जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं उसको बताना है। तो पहला इसका शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। दूसरा है सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पहला एंड दूसरा। ऑप्शन नंबर बी है पहला तीसरा। ऑप्शन नंबर सी है पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर डी है दूसरा या तीसरा, या दूसरा तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा। देखो कैसे होंगे। जो प्रगतिशील छात्र जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं वे। दूसरा देखिए आप, वे सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी सही है। तीसरा देखिए आप, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी ठीक है। इसलिए तीनों ऑप्शन जो हैं ठीक हैं। इसलिए इसका करेक्ट जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों ही इसके सही हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।